हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, हम लोग पिछले क्लास में जहां लेक्चर ख़त्म किया था उससे आगे का क्लास देखते हैं। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हम लोग देखा था। ओके, इसमें हम लोग जो उनका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस के बारे में पढ़ा था। इसके बाद जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है उसके बारे में पढ़ा था। एसोसिएटेड्स जो डक्ट्स वगैरह था। ओके, और ग्लैंड से निकलने वाले जो भी सेक्रेशंस थे इनके बारे में हम लोग पढ़ाई करी थी। आगे आज देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा पल्स बायोलॉजी क्लासेस नाउ बिकम्स पल्स क्लासेस एनसीईआरटी मास्टर ऑन यूट्यूब। ये माई सेल्फ मनोज कुमार, ये अपना फुल्ली एनसीईआरटी बायोलॉजी लेक्चर होगा यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर, और साथ साथ जो है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का कवर किया जा रहा है और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के साथ। एनसीईआरटी को समझने के लिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ थोड़ा सा हम डेविएट कर रहे हैं जानबूझ करके, जिससे क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा इन्हांस करेगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है और बढ़ेगा तो आप एनसीईआरटी को सही से समझ सकते हैं। एक्चुअली एनसीईआरटी के दो लाइनों के बीच में जो कुछ छिपा होता है उसको समझने के लिए आपको जो है एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो कंटेंट वहाँ छुपा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको आपके लिए बाहर निकाल के ले आऊँ, इसलिए थोड़ा सा बाहर जाना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चैप्टर में। ओके, और ये अपना फ्री टेस्ट, ठीक है। अपने दोस्तों को कहिए, अपने दोस्तों को रेफ़र कीजिए कि वो टेस्ट ज़रूर सबमिट करें, ठीक है। लेक्चर देखें और टेस्ट दें। टेस्ट देने में किसी को कोई फ़ीस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। पीछे लेक्चर अगर आपने स्किप किया है तो उसको जाके देखिए और टेस्ट सबमिट कीजिए, आपका मार्क्स आपको दिखेगा। ओके, 2400 घंटा हमारा वो लिंक ओपन रहता है, हमने उसको क्लोज नहीं किया है और अभी फ़िलहाल कोई क्लोज करने का कोई इरादा भी नहीं है। तो आप टेस्ट दे भी दिए हैं तो आप अपना इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो पीछे के कोई लेक्चर को देखिए, फिर से टेस्ट सबमिट कीजिए, सबमिट होएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आज पढ़ेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, स्पर्म का फॉर्मेशन। अपन पढ़ चुका हूँ, अपन देख चुके थे लेक्चर में, जो प्रीवियस लेक्चर अभी तक हुआ है। इसमें मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बारे में, टेस्टिस के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, उसका स्ट्रक्चर एनाटॉमी देख चुके थे, ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर क्या था, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर था। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोले थे कितना 250 के आसपास, और उसके अंदर क्या था 1 2 3, 1 से लेकर के 3 के बीच में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। क्या था, सेमनीफेरस टिब्यूल्स था। तो सेमनीफेरस टिब्यूल जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसके वाल याद कीजिए आप कि 2 टाइप्स के सेल से बना हुआ था। one था जर्म सेल और दूसरा क्या था, सर्टोली सेल्स। ओके, तो जो सेमनीफेरस टिब्यूल का जो वाल है, इनर लाइनिंग्स है, जो जर्म सेल का बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। वहाँ एक प्रोसेस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, वहीं पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन में स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये प्रोसेस तो मेल में होता है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है, तो फीमेल में भी और मेल में भी क्या है, जो प्रोसेस है गैमेट्स का फॉर्मेशन का। मेल में गैमेट को बोलते हैं हम लोग स्पर्म, फीमेल में गैमेट को बोलते हैं हम लोग ओवम। तो उसके लिए कॉमन टर्म क्या है, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में हम लोग मेल के अंदर पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर पढ़ेंगे oogenesis, ठीक है। तो कंबाइंड फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं, उसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये गैमेटोजेनेसिस क्या है, ये मेल में और ये फीमेल में, ठीक है। मेल में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। और ये फीमेल में क्या होगा, oogenesis, गैमेट का फॉर्मेशन। तो हम लोग गैमेट का फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो गैमेट का फॉर्मेशन में पहला गैमेट क्या है, स्पर्म, ठीक है। और दूसरा फीमेल में क्या है, ओवम। तो हम लोग मेल का अभी जो टॉपिक सेलेक्ट किया है इसमें हम लोग मेल गैमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे।
आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोले थे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मेल में आया था टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। टेस्टिस क्यों आया था? तो टेस्टिस जो है गैमेट का फॉर्मेशन करता है, तो वैसा ऑर्गन जो गैमेट का फॉर्मेशन करता हो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, पेनिस नहीं था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, कह रहा द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन द मेल प्रोड्यूस गैमेट दैट इज कॉल्ड स्पर्म, और प्रोसेस क्या बोलते हैं उसको? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, करा इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल, अभी हमने चर्चा करी थी। इमेच्योर जर्म सेल है जिसको स्पर्मेटोगोनियम बोले हैं, क्या करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? तो पुबर्टी में। हम लोग उधर पुबर्टी का सिम्टम्स हम लोग पढ़ चुके थे, क्या क्या चेंजेज आया था पुबर्टी में। तो मेल क्या हुआ था? स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस या गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है पहली बार, तो बोलते हैं मेल क्या अटेंड किया? पुबर्टी एज को अटेंड किया। ठीक है, द स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, ये गोनिया वर्ड लिखा हुआ है, इसका सिंगुलर होता है स्पर्मेटोगोनियम। गोनिया, स्पर्मेटोगोनिया वर्ड क्या है? प्लुरल फॉर्म है, बहुत सारे जर्म सेल्स है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अगर उसमें से एक किसी सेल की बात करेंगे तो हम लोग बोलते हैं उसको स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वाल। ठीक है, अभी देखिए हम इसमें एक आपको याद है आपको तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये क्या था अपना? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स था, इसके अंदर क्या था? इस तरह से सेमिनिफेरस टिब्यूल था। ये टिब्यूल का जो इनर लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है ये, ठीक है, ये जो लाइनिंग है ये बना हुआ है जर्म सेल्स। किससे बना हुआ? ये है जर्म सेल्स, जर्म सेल से बना हुआ है। और दूसरा सेल क्या पढ़े थे हम लोग? सर्टोली सेल पढ़े थे। ओके, तो वही लिखे हैं प्रोड्यूस स्पर्म, ये द स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वाल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। ये जो सेल्स है, ये जो सेल है सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर जो सेल्स है, ये जर्म सेल है, ये अपना नंबर इंक्रीज करता है। कैसे? कौन सा प्रोसेस से? तो माइटोसिस से इंक्रीज करता है, माइटोसिस से अपना नंबर इंक्रीज करता है। तो क्या बताया अभी? जो सेमिनिफेरस टिब्यूल का वाल है जहाँ पर क्या है? जर्म सेल है, तो जर्म सेल अपना नंबर कैसे इंक्रीज करता है? तो वो माइटोसिस करता है। ठीक है, तो सिमिलर जर्म सेल क्या है? डिप्लॉयड सेल्स है, वो माइटोसिस करेगा तो फिर से क्या हो? डिप्लॉयड सेल बनेगा, तो बहुत सारा डिप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोगोनिया। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोजोम। ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स और 46 क्रोमोजोम कंटेन किया हुआ। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये स्पर्म का खोज कौन किया था? ठीक है, तो खोज किया था लीवेनहुक, ये याद रखेंगे, इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। लीवेनहुक। ओवा वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो ये वॉन वेयर। ठीक है, वॉन वेयर और भी जगह आते हैं, देखेंगे आगे। ह्यूमन गैमेट्स आर एन आइसोगैमेट्स, इसका मतलब क्या है? एन आइसो, आइसो नहीं है, मतलब डिफरेंट टाइप का है। जो ह्यूमन बीइंग का गैमेट्स है, मतलब मेल और फीमेल का गैमेट है, वो क्या है? अलग अलग तरह के होते हैं। आइसो गैमेट्स नहीं है, वो अलग अलग है। जो फीमेल का गैमेट्स है ओभा, वो क्या है? नियरली स्फेरिकल एग ओभा देखे होंगे। और मेल का गैमेट क्या है? आप स्पर्म का डायग्राम जरूर देखे होंगे। आप देखिए ये मेल में क्या है और फीमेल में क्या है। ठीक है, ये मेल में क्या है? इस तरह का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और फीमेल में क्या है? ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो क्या हो गया? ये एन आइसो, अलग अलग है, एन आइसो बोलते हैं। एन आइसो गैमेट्स है। ओके, ध्यान रखेंगे, अलग अलग शेप साइज का है, इसलिए एन आइसो गैमेट्स बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस इज कंट्रोल बाय FSH एंड LH। ठीक है, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गैमेटोजेनेसिस चाहे मेल में हो या फीमेल में हो, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और उधर ओजेनेसिस, ये जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है किस पर? हार्मोनल चेंजेज पर। बताए थे कि जो ह्यूमन बीइंग के लाइफ में 3 फेजेज आते हैं, या किसी के भी लाइफ में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में 3 फेजेज, जुवेनाइल फेज था और रिप्रोडक्टिव फेज था और सेनेसिएंट फेज था।
तो ये जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव से सेनेसेंस फेज में जो ट्रांजिशन होता है, जो चेंजेज होता है, वो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेज। तो ये जुवेनाइल फेज, जिसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं प्लांट के केस में, एनिमल केस में इसको जुवेनाइल बोलते हैं। तो ये जुवेनाइल फेज से जब रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा तो कुछ चेंजेज होगा, ओके। उसके लिए जिम्मेदार क्या है, तो हार्मोन्स है। इसी तरह से गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस भी जो है ये FSH और LH नाम के हार्मोन्स से ये कंट्रोल होता है। भाई FSH और LH हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होता है, याद कीजिए 11th में पढ़े थे हम लोग। ये जो है एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन्स है। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी एक ग्लैंड का कंट्रोलिंग होता है, क्या बोले थे उसको, हाइपोथैलेमस, ओके। आगे हम लोग देखेंगे। करा मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, दैट इज वाई गैमेट्स आर हैप्लॉइड। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड बोलते हैं। ये बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, और ये हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड मियोसिस। अभी जो जर्म सेल था अपना नंबर तो बढ़ा लिया माइटोसिस से, उसी में से कुछ सेल्स जो है डिफ्रेंशिएशन में भाग लेगा, कुछ सेल्स सेप साइज में ग्रो करेगा, और उस सेल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में प्रोसेस स्टार्ट होगा मियोसिस का। मियोसिस 1 होगा, बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर मियोसिस 2 होगा, बनेगा स्पर्मेटिड्स। अभी देखते हैं हम लोग फ्लो चार्ट के द्वारा, ओके। तो याद रखना है, ये जो मियोसिस प्रोसेस है वही जिम्मेदार है गैमेट के हैप्लॉइड होने के लिए, ओके बच्चों। चलिए, करा सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, ठीक है। अभी क्या था, ये जो बताए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का वाल, ये क्या है, जर्म सेल है। ये अपना नंबर बढ़ाया, माइटोसिस किया, अपना नंबर बढ़ाया, ठीक है। इसी में से कुछ सेल्स थोड़ा सा क्या हुआ, बड़ा हुआ, ठीक है। इसको बोले हम लोग स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और ये बड़ा हुआ, ये सब स्पर्मेटोगोनियम सेल है, स्पर्मेटोगोनिया है प्लुरल है, तो एक को बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम। जो सेल माइटोसिस के द्वारा अपना नंबर बढ़ाने का काम किया है, अब इसमें से एक सेल या और भी सेल हो सकता है ऐसा, मान लीजिए एक सेल क्या हुआ, ग्रो किया साइज में, अब इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, ओके। इसमें होगा मियोसिस, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस 1 बोलेंगे। तो ये बनेगा कितना, 2 सेल बनेगा ऐसे, ठीक है, ये 2 बनेगा, और ये होगा हैप्लॉइड होगा। मियोसिस को तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जर्म सेल भी क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ओके। अब ये जो बना, ये इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, ओके, स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, ठीक है। यहाँ मियोसिस 2 होगा, और यहाँ बनेगा ये हैप्लॉइड सेल्स बनेगा। फिर ये यहाँ भी वही चीज़ होगा, मियोसिस 2 होगा, तो यहाँ भी हैप्लॉइड सेल, और इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटिड बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर आप इसी को समझिए, यहाँ थ्योरी में लिखे हैं सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ जो बहुत सारा बना है उसमें से कुछ क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, यही है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। पीरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस, ठीक है, ये बार बार मियोसिस में भाग लेगा, ठीक है। और ये माइटोसिस और मियोसिस, अगर मैं इसको अभी थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कोशिश करता हूं कि जो बच्चे को थोड़ा परेशानी होता है मैं उसके लिए थोड़ा सा कुछ आप ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ समझ में आएगी, ठीक है। अगर यदि आप ढंग से उधर पीछे नहीं लेक्चर देखे हैं या फिर पीछे वाला 11th वाला पोर्शन आपको ढंग से दिमाग में नहीं है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्या है ना
कि ये माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनता है, ठीक है, ये 2 सेल बनता है। ये 2n है तो ये भी 2n ही होगा, ये भी 2n ही होगा। तो माइटोसिस में क्या है, कार्बन कॉपी बनता है। अब मियोसिस में क्या होता है, ये एक सेल है तो एक से पहले 2 बना, ठीक है। अगर ये डिप्लॉयड है तो ये क्या होगा, हैप्लॉयड होगा, ये भी हैप्लॉयड होगा। इससे फिर 2 बनता है, ठीक है, इससे फिर 2 बनता है, इससे फिर 2 बनता है, तो ये भी होता है हैप्लॉयड ही। लेकिन रिजल्ट देखेंगे तो मियोसिस का रिजल्ट क्या है, एक सेल से फाइनली 4 सेल बनता है। और यहाँ प्रोसेस होता है रिडक्शन डिवीजन। अगर यदि मदर सेल में क्रोमोसोम का नंबर 2n है तो डॉटर सेल में मियोसिस के बाद जो 4 डॉटर सेल बनेगा उसमें क्या है, n होता है क्रोमोसोम नंबर। लेकिन माइटोसिस में क्या है, अगर क्रोमोसोम नंबर वहाँ 2n है तो रिजल्ट भी 2n ही होगा और कार्बन कॉपी बनता है वहाँ पर। यहाँ कार्बन कॉपी नहीं है, यहाँ पर ईच जो 4 जो स्पर्मेटिड बना है, देखने में लग रहा है कि ये चारों आपस में सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो देखेंगे, वो कम्प्लेक्स प्रोसेस है, बाद में हम लोग समझेंगे। ये चारों के चारों अनआइडेंटिकल सेल्स होते हैं, ठीक है। और माइटोसिस में क्या होता है, आइडेंटिकल सेल्स बोलते हैं। यहाँ अनआइडेंटिकल 4 के 4 जो स्पर्मेटिड है बाद में स्पर्म कन्वर्ट होगा तो वो चारों क्या होगा, अनआइडेंटिकल होगा, पेरेंट्स के साथ भी और आपस में भी अनआइडेंटिकल होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग। और यहाँ जो माइटोसिस में 2 सेल बनता है एक से, वो क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। यदि 2n है तो ये 2n ही बनेगा, n है तो ये n और n बनेगा। ओके, चलिए देखिए, ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट किया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। क्यों रिडक्शन, तो ये 2n से क्या होगा, n हो गया, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉयड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, दिख रहा है आपको, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, विच हैव ओनली 23 क्रोमोजोम, ठीक है। अगर यदि ये 2n बराबर 46 है, 46 क्रोमोजोम है, तो यहाँ n बराबर क्या बोलेंगे, ये 23 बोलेंगे। ओके, चलिए, करा द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 अनइक्वल हैप्लॉयड्स स्पर्मेटिड, ठीक है। 4 अनइक्वल हैप्लॉयड स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि मियोसिस 2 क्या होता है, लाइक माइटोसिस होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। ये देखिए, सिंपल सा डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश किए हैं। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम कहाँ था, ये याद कीजिए, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स था, इस तरह से था ना, ऐसा ऐसा बहुत सारा था टेस्टिस के अंदर। और ये स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा, क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसमें से किसी एक ट्यूब्यूल को हम बाहर किए समझने के लिए, ठीक है। और इसका ये वाल क्या था, ये बना हुआ है जर्म सेल से, स्पर्मेटोगोनियम से। और ये अपना नंबर कैसे बढ़ा रहा है, तो माइटोसिस के द्वारा। इसी में से कुछ सेल्स क्या कहलाया, ये स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम। ये माइटोसिस किया, अपना नंबर बढ़ाया, और ये क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या नाम है इसका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। याद रखेंगे आप ध्यान से, स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होना है, मियोसिस होना है, मियोसिस 1। क्या होगा, 1 से ये 2 बनेगा, ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मियोसिस है तो रिडक्शन डिवीजन, 2n से क्या हो गया, ये 2n है, डिप्लॉयड है, तो ये क्या हो गया, n हो गया, रिडक्शन हुआ। फिर क्या हुआ, इसमें फिर से डिवीजन हुआ, मियोसिस 2। ये मियोसिस 2 हुआ तो ये 2 बना, और इससे भी क्या बना, ये 2 बना, और ये क्या कहलाया, स्पर्मेटिड कहलाया। और ये जो स्पर्मेटिड है वो क्या है, अनइक्वल है, अनइक्वल है या अनआइडेंटिकल है। क्या बोलेंगे इसको, अनआइडेंटिकल। ओके, अनआइडेंटिकल है। और फिर इसमें क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन का काम होता है, किसमें, स्पर्मेटिड में। मेटामॉर्फोसिस का काम होता है, टेलिंग का काम होता है। इसी स्पर्मेटिड में क्या है, टेल का फॉर्मेशन होगा, और ये अब क्या कहलाएगा, स्पर्म कहलाएगा।
ओके, स्पर्म कहलाएगा। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, याद कीजिए। ये टेस्टिस के अंदर क्या था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स था, कितना, तो 250। उसके अंदर क्या भरा हुआ था, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो वाल है, इंटरनल वाल है, ठीक है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसके अंदर का जो वाल है किससे बना हुआ है, जर्मिनल एपिथेलियम। जो इमेच्योर सेल्स होता है उसको हम लोग स्पर्मेटोगोनियम भी बोलते हैं। इसी स्पर्मेटोगोनियम में क्या होता है, इसको हम यहाँ से बाहर कर दिए, माइटोसिस का प्रोसेस है। बहुत सारा ये बना, ठीक है, ये भी बना, ये भी बना। अब कुछ फिर से अपना नंबर बढ़ाता है, उसी में से कुछ क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ, थोड़ा ग्रो किया। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाया। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोजोम का नंबर पूछता है तो आप बोलेंगे 2n, ओके, ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोजोम का नंबर क्या है, या हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये बार बार पूछता है, तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अगर यदि ये ह्यूमन बीइंग का केस है, यहाँ 2n बराबर 46 है, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, n बराबर 23 होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। बाद बाकी प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखने से पहले एक ये देख लीजिए, यहाँ पर ये फेज ऑफ मल्टीप्लेक्शन अभी देखे थे उधर। इसमें क्या हुआ था, जो जर्म सेल है, इमेच्योर जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम, वो अपने आप का नंबर बढ़ाता है, तो बोलते हैं हम लोग फेज ऑफ मल्टीप्लेक्शन, ठीक है, माइटोसिस होगा वहाँ पर, ठीक है। इमेच्योर जर्म सेल डिवाइड्स रैपिडली बाय माइटोसिस लिखा हुआ, माइटोसिस फ्रॉम डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया भी क्या है, डिप्लॉयड है। कह रहा फेज ऑफ ग्रोथ, उसमें से कुछ सेल्स ग्रोथ करेगा और क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेगा। अभी जो बोले हैं उसी को रिटन फॉर्म में आपका, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये पूछेगा इसका क्या है ये, तो ये भी क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा, फेज ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो 2 सक्सेसिव डिवीजन, 2 बार वो डिवाइड करेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा जो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। और इससे क्या होगा, ईच से 2 बनेगा, तो टोटल क्या, 4 स्पर्मेटिड हुआ, ठीक है। पीछे स्लाइड से आपको रिलेट कर लीजिए, ठीक। अब जो यहाँ लिखे थे वही चीज़ है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, जो प्रोगैमेट्स भी बोलते हैं इसको, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, और फेज ऑफ मल्टीप्लेक्शन, और फेज ऑफ ग्रोथ, और फेज ऑफ मैचुरेशन, जो उधर हमने दिखाया आपको। अब देखिए ये आपके एनसीईआरटी से क्लिप है, VVI, ठीक है, VVI इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर से देख लीजिए, ये स्पर्मेटोगोनियम क्या है, ये डिप्लॉयड के हैप्लॉयड, डिप्लॉयड है। क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ, तो ये बना बहुत सारा, उसमें से किसी में ग्रोथ हुआ, तो नाम बोले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये भी क्या है, डिप्लॉयड ही तो है, सॉरी। फिर क्या होगा इसमें, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन बनेगा क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से डिवीजन होगा, बन जाएगा क्या, स्पर्मेटिड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का नंबर कितना, 2 होगा, और ये स्ट्रक्चर क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। आप इस डायग्राम से कोरिलेट कर लीजिए। एट पुबर्टी क्या हुआ, ये है स्पर्मेटोगोनियम का सेल, इसमें हुआ माइटोसिस, माइटोसिस हुआ यहाँ पर, माइटोसिस, ओके। अब क्या हुआ, ये नंबर बढ़ाया, फिर से माइटोसिस हुआ, फिर नंबर बढ़ा। अब इसी में से कुछ सेल क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाया। ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ थोड़ा डायग्राम उल्टा पुल्टा थोड़ा सा हो रहा है, तो आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, ऐसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब क्या हुआ, इसमें डिवीजन हुआ, ये बना 2, ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है। इसमें फिर से डिवीजन हुआ, क्या बना, ये स्पर्मेटिड बना, ठीक है। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड, फिर इससे भी 2, टोटल क्या हुआ, 4 स्पर्मेटिड हुआ, ठीक है। इसका नंबर क्या है, 4 है। ये तो है स्ट्रक्चर कैसा है, हैप्लॉयड है, ये भी है ना, ये भी हैप्लॉयड होगा। और क्या है, टोटल क्या है, 4 स्पर्मेटिड, 4 स्पर्मेटिड, ठीक है। और ईच में कितना क्रोमोजोम है, 23 क्रोमोजोम है। अब बाद में क्या हुआ, इसमें डिफ्रेंशिएशन हुआ, चेंजेज आया, टेलिंग हुआ, और ये बन गया स्पर्म,
ठीक है, ये क्या बन गया, स्पर्म। बात समझ में आ रही है? ज़रूर आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो भाई स्पर्म बना है, न्यूली फॉर्मेड स्पर्म है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिड, और उसमें डिफरेंशिएशन होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, अलग अलग शेप। अभी क्या है देखिए, ये स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस अभी टेल नहीं लगा, इसका सेंट्रियोल सेल है, स्पर्म में क्या है, सेल है, और इसका सेंट्रियोल क्या होता है, माइग्रेट करता है, और इसके अंदर जो सेल्स है तो साइटोप्लाज्म भी होगा। ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस बोलिए, स्पर्म नहीं बोलिए, स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस है, और इसका सेंट्रियोल है, ठीक है। और क्या होता है, और ये जो इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स से फ्लैजिला का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, ये फ्लैजिला का फॉर्मेशन। और ये जो सेल्स है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है, इसको रिड्यूस करना स्टार्ट करता है। साइटोप्लाज्म धीरे धीरे स्पर्म सेल क्या करता है, विड्रॉ कर देता है। हाँ, इसके अंदर जो सेंट्रियोल है ये काफ़ी काम का चीज़ है, इसको याद रखेंगे। 2 सेंट्रियोल होता है यहाँ पर, एक डिस्टल सेंट्रियोल और एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। आगे देखेंगे हम लोग डिस्टल सेंट्रियोल और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। इसमें से प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो न्यूक्लियस के आसपास रहता है। स्पर्म का जो ये हेड रीजन है, ये हेड रीजन है, तो इसके अंदर रहता है यहाँ पर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और थोड़ा सा इधर रहता है डिस्टल सेंट्रियोल। और ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल देखेंगे एग के अंदर चला जाता है। हम लोग जानते हैं ह्यूमन बीइंग का जो एग है, जो मैच्योर ओवा है, उसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ठीक है। इसी वजह से जो है इसमें पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता है। एग जो अपने आप डेवलप नहीं करता है, एग सेल डिवाइड नहीं करता है फर्दर, ठीक है। जो ही मेल का स्पर्म उसमें इंड्यूस होता है तो हम लोग आगे देखेंगे जो oogenesis का प्रोसेस होता है वो एक स्टेप और आगे बढ़ता है, ठीक है, यूँ कह लीजिए कंप्लीट होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ जो ध्यान रखना है, मेटामॉर्फोसिस में जो साइटोप्लाज्म है स्पर्म सेल का, वो क्या होता है, इसमें से बाहर निकल आता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट कम बाहर निकल जाता है, और ये स्पर्म, ठीक है, स्पर्म का अलग अलग शेप, ये जो है हेड कहलाता है, ये मिडिल पीस कहलाता है, और ये सेंट्रियोल से निकला हुआ, डिस्टल सेंट्रियोल से निकला हुआ ये फ्लैजिला कहलाता है, जिसको टेल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये अलग अलग स्टेजेज है। क्या है ये स्टेजेज, ये स्पर्मेटिड और स्पर्म दो अलग अलग चीज़ है। स्पर्मेटिड क्या है, ये अभी सेल्स है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और भी सेल्स का कंपोनेंट है। क्या क्या है, सेंट्रियोल है, ओके। सेंट्रियोल में भी 2 टाइप का सेंट्रियोल होता है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। ये प्रोक्सिमल वर्ड क्या होता है और डिस्टल वर्ड क्या होता है, इससे हम लोग वाकिफ़ हैं। जो हेड के तरफ सेंट्रियोल है दैट इज प्रोक्सिमल, और जो वहाँ से थोड़ा दूरी पे है दैट इज डिस्टल। डिस्टल सेंट्रियोल का पार्टिसिपेशन होता है फ्लैजिला बनाने में, ओके। और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो न्यूक्लियस के आसपास रहता है, जो उसके हेड रीजन में, और वहाँ से क्या होता है, वो माइग्रेट कर जाता है फीमेल के ओवम में। उसका काम अलग है। फीमेल के ओवम को फर्टिलाइजेशन के बाद ये डिवाइड करने में मदद करता है। चलिए, तो क्या है, साइटोप्लाज्म विड्रॉ किया, और साइटोप्लाज्म जो ही विड्रॉ करता है तो जो न्यूट्रिशियस फूड पार्टिकल है साइटोप्लाज्म के अंदर वो भी ख़त्म हो जाता है। तो जो अभी स्पर्मेटिड से मेटामॉर्फोसिस या उसके चेंज होने से जो स्पर्म बना है नया नया, उसके पास तो अपना फूड रिजर्व है नहीं, तो वो क्या होता है, काफ़ी भूखा होता है। तो उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। वो इंस्टेंटली जो सेमनीफेरस टिब्यूल के वाल में जो एक और टाइप का सेल्स है दैट इज कॉल्ड सर्टेलियो सेल्स, जिसको क्या बोले थे हम लोग, नर्व सेल भी बोले थे, उनके हेड के साथ जाके चिपक जाता है। क्यों, नर्व सेल क्या होता है, न्यूट्रिशियस सेल्स होता है, ओके। हाँ सॉरी, करा एक क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द स्पर्मेटिड्स। क्या होगा, एक बड़ा आसान है। स्पर्मेटिड्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, और हैप्लॉइड है तो ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होगा, 23 क्रोमोजोम होगा, ओके। चलिए, करो द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्मेड इनटू स्पर्मेटोजोवा। स्पर्मेटोजोवा या इसको बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड
स्पर्मायोजेनेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से आ चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता रहता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? अभी पढ़े थे दो टर्म, एक था गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स दैट इज इक्वल स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन। कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, गैमेटोजेनेसिस टू टाइप्स का, स्पर्मेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बोल देंगे, oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवम बोल देंगे। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर का बात है, स्पर्मियोजेनेसिस नॉट मेटो, स्पर्मियोजेनेसिस ध्यान रखिएगा। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? तो ये जो है स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस है, पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं। जर्म सेल से स्पर्म बनने का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, ध्यान रखेंगे क्या है? द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्मेड इनटू स्पर्मेटोजोवा। स्पर्मेटोजोवा को बोलते हैं हम लोग जर्म स्पर्म बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस है? द स्पर्मियोजेनेसिस, याद रखना, स्पर्मियोजेनेसिस नॉट मेटो, मियो। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन के लिए एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, इमिशन, इमिशन मतलब क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर आना। कहाँ आएगा? रेटिटेस्टिस, फिर जाएगा एपिडाइमिस में। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर आना, दैट इज स्पर्मिएशन। दोनों बात अलग अलग है। एक तो था स्पर्मियोजेनेसिस, पहले क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, उससे पहले क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्लियर है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मियोजेनेसिस क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म या स्पर्मेटोजोवा। स्पर्मिएशन क्या है? ये जो स्पर्मेटोजोवा बना है वो सर्टोली सेल के हेड से न्यूट्रिशन लिया, अब ये खा पी के तगड़ा हो गया, अब इसमें मोटिलिटी आ गया। अब ये यहाँ से क्या करता है? कहाँ से? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर से क्या होता है? ये निकल करके चला जाता है रेटिटेस्टिस होकर के, कहाँ? एपिडाइमिस में। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का इमिशन मतलब बाहर निकलना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। एकदम बिल्कुल क्लियर कट आप प्रोसेस को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप देखिए इधर स्पर्मियोजेनेसिस, अभी आगे स्लाइड में हम और दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये सर्टोली सेल्स है, स्पर्मेटोगोनियम का सेल, यहाँ स्पर्मेटोसाइट्स, राउंड स्पर्मेटिड्स, और यही कन्वर्ट हुआ किस में? स्पर्मेटोजोवा में या एलोंगेटेड स्पर्मेटिड में, और इनको क्या हुआ? स्पर्मेटिड में, और इसमें क्या हुआ? न्यूट्रिशन के लिए ये इनके सर से इम्बेडेड हो गया, है ना, ये इम्बेडेड कर गया इसके हेड से, ठीक, यहाँ से न्यूट्रिशन ले रहा है। चलिए, यही बोल रहे थे अभी। देखिए स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटिलियोजेनेसिस, स्पर्मेटिलियोसिस नॉट जेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का ही एक और नाम है, टर्म है, थोड़ा थोड़ा जो पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा सा मनन करेंगे। ओके, स्पर्मियोजेनेसिस का ही एक और नाम है स्पर्मेटिलियोसिस। ओके, स्पर्मेटिलियोसिस, ये भी वर्ड आपको ध्यान रखना है। स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस। कारण स्पर्मेटिड एंड एक्चुअल स्पर्म आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। स्पर्मेटिड तो न्यूली फॉर्मिड है और उसमें टेल भी नहीं है, वो उसके पास न्यूट्रिशन के लिए भी जगह, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो क्या है ये स्पर्मेटिड, इसमें क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या कहलाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस, और ये बन जाएगा स्पर्म में, ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के
दौरान जो प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, इसी का नाम क्या था, स्पर्मेटिलियोसिस। क्या था ये, स्पर्मेटिलियोसिस, स्पर्मेटिलियोसिस। ओके, याद रखना। चलिए, करा स्पर्मेटिड आर नॉन मोटाइल, जबकि स्पर्म क्या है, मोटाइल स्ट्रक्चर है, उसमें फ्लैजिला आ गया। दोनों में अंतर पूछेगा तो ये बताएंगे। और स्पर्मेटिड क्या होता है, हैवी होता है। क्यों हैवी होता है, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल है, साइटोप्लाज्म वगैरह। करा ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इट लूज वेट, कौन, स्पर्मेटिड लूज करता है वेट। करा गोल्गी कम्प्लेक्स गिव राइज टू एक्रोजोम ऑफ द स्पर्म, अभी देखेंगे आगे। न्यूक्लियस बिकम कम्पैक्ट एंड फॉर्म हेड ऑफ द स्पर्म, जो स्पर्मेटिड के अंदर न्यूक्लियस है वो कम्पैक्ट होता है और वो हेड का फॉर्मेशन करता है। आगे जो है स्पर्म ऑफ द हेड के रूप में वो आएगा। पर लोकोमोटरी ऑर्गन डेवलप्स, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला। फ्लैजिला किससे डेवलप होगा, तो डिस्टल सेंट्रियोल से डेवलप होगा। ठीक है, कह रहा द टू सेंट्रियोल्स ऑफ द स्पर्मेटिड बिकम अरेंज्ड इन स्पर्म एज ए प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, जो नेक रीजन में है, और दूसरा क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल चेंज इनटू बेसल बॉडी एंड गिव्स राइज टू एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म। सॉरी, एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म, वो फ्लैजिला के अंदर स्ट्रक्चर जो होगा एक्सियल फिलामेंट, उसके फॉर्मेशन में डिस्टल सेंट्रियोल का यूज हो जाएगा। और प्रोक्सिमल जो सेंट्रियोल है वो नेक रीजन में रहेगा स्पर्म का, और वो क्या है, न्यूक्लियस के साथ साथ वो भी जब फर्टिलाइजेशन में वो स्पर्म भाग लेगा तो वो एग के अंदर जाएगा। ओके, ये देखिए बहुत अच्छा डायग्राम है आपके लिए स्पर्म का। बिल्कुल आप इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे, और जो भी हम स्लाइड्स के रूप में पढ़ा रहे हैं तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब हम स्लाइड ये स्क्रीन से बाहर जाते हैं तो उस समय आप स्क्रीनशॉट ले करके भी आप उसको आप देखते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए स्पर्म का ये रीजन हेड रीजन का रहा है। इसके टिप पर क्या है, ये एक्रोजोम, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। क्या कंटेन करता है, ये कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म लाइसिन ही बोलते हैं, हेड। ठीक है, ये न्यूक्लियस क्या होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। और ये देखिए सेंट्रियोल दिख रहा है, ये कौन सा सेंट्रियोल है, तो ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है। ठीक है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल यहाँ पर है। ठीक है, ये नेक रीजन है, ये डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं इसको, डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक, डीसी। ये क्या है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, पीसी बोलते हैं इसको। चलिए, और ये जो दिख रहा है ना अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, मिडिल पीस के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको नेवेन कर्ण भी बोलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। और ये मिडिल पीस, और ये जो रीजन दिख रहा है आपको यहाँ से, ठीक है, इसी के अंदर ये है एक्सियल फिलामेंट, ऐसे आया है, इसे एक्सियल फिलामेंट आया ऐसे होकर के, और ये यूज हो गया फ्लैजिला बनाने में। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर फ्लैजिलम या टेल बोलते हैं। उसके अंदर क्या है, एक्सोनिमी बोलते हैं, जो एक्सियल टेल बनाने का काम किया। ठीक, तो स्पर्म का ये स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे। ये क्या है, एक्रोजोम है, जहाँ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। ये क्या करता है, जब ये एग के सरफेस पर जाएगा तो यहाँ से ये स्पर्म हेड से जो एंजाइम है वो रिलीज होगा। स्पर्म का ये एंजाइम धीरे धीरे ओवम के वाल को डिग्रेड करेगा, और फाइनली जो है स्पर्म उसके अंदर इन करने का काम करेगा। अगर ये नहीं रहा तो स्पर्म जो है ओवम के अंदर जा नहीं सकता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के हेल्प से स्पर्म क्या होता है, पेनिट्रेट करता है। ओके, ये हेड रीजन में स्पर्म को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। हेड में बांटे हैं, मिडिल पीस या बॉडी बोलते हैं, और टेल बोलते हैं। तो 3 रीजन जो है, हेड रीजन में क्या है, एक्रोजोम है, और क्या है इसके अंदर न्यूक्लियस है, साथ साथ क्या है इसका ये जो नेक रीजन है, इसमें पहला जो सेंट्रियोल है प्रोक्सिमल, और दूसरा सेंट्रियोल डिस्टल बोलते हैं। और ये मिडिल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को ये कैसा है, तो स्पाइरल है,
स्पाइरल, पूछता है शेप, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए टर्म देते हैं नेबेन कर्ण, नेबेन कर्ण बोलते हैं, याद रखिएगा नेबेन कर्ण, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का ही नाम है, स्पाइरली शेप है इसलिए नेबेन कर्ण बोले। चलिए ये देखिए, ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और ये डिस्टल सेंट्रियोल, उसी का पोजीशन दिखा रहे थे, स्पर्मेटिड है और ये स्पर्म। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है यहाँ क्या हो गया, वो फ्लैजिला के अंदर जो एक्सोनिमी या फिर एक्सियल फिलामेंट है उसके बनाने में काम आ गया, और जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो न्यूक्लियस के साथ ही, जहाँ जहाँ न्यूक्लियस माइग्रेट करता है बाद में वहाँ वो माइग्रेट करता है। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाया गया है। ये फीमेल है, ये हनी बी है, ह्यूमन बींग का फीमेल। ये इनका एग जो ही अभी फॉर्मेशन होता है, न्यूली फॉर्मेड रहता है, तो इसके एग के अंदर ये मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म वगैरह है, और सेंट्रियोल होता है वहाँ पर। धीरे धीरे ये सेंट्रियोल क्या होता है, डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है। तो oocyte के अंदर जो एग फॉर्मिंग सेल्स है oocyte, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स लॉस द मैट्रिक्स एंड सेंट्रियोल एलिमिनेशन, ठीक है। जब oocytes मतलब ओवम बनाने वाला सेल्स है, वो क्या करता है, जब वो पार्टिसिपेट करता है ओवा बनाने के लिए, तो उस दौरान क्या होता है, उसका मैट्रिक्स मतलब उसका कुछ साइटोप्लाज्म और क्या है उसका सेंट्रियोल धीरे धीरे एलिमिनेट कर जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये एग जो है विदाउट सेंट्रियोल है, और जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो ह्यूमन बींग का जो स्पर्म है, स्पर्म हेड जो न्यूक्लियस कंटेन किया हुआ और ये सेंट्रियोल कंटेन किया, दोनों चीज़ के अंदर आता है। और फाइनली फिर ये क्या होता है, इसमें ये जायगोट बनता है और इसमें एम्ब्रायोजेनेसिस होगा, और फाइनली क्या है, ये नॉर्मल एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। कहता हनी बी के केस में क्या होता है, उसके एग में सेंट्रियोल रह जाता है, तो वो क्या शो करता है, पार्थेनोजेनेसिस शो करता है। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल एग डायरेक्टली जो है वो ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसलिए कि वहाँ सेंट्रियोल है। और सेंट्रियोल हम लोग पढ़ चुके हैं साइटोलॉजी वाला क्लास में कि सेल डिवीजन में सेंट्रियोल, एनिमल के सेल डिवीजन में सेंट्रियोल का इम्पोर्टेंस है, बिना सेंट्रियोल का सेल डिवाइड नहीं करता है। ओके, न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो सेल डिवाइड नहीं करता है, क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। चलिए आगे देखते हैं। करा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल इन द नेक ऑफ स्पर्म इंट्रोड्यूस इनटू एग ड्यू टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ही एग के अंदर आता है, डिस्टल नहीं जाता है प्रोक्सिमल, डिस्टल का तो स्पर्म खुद काम कर लेता है। इट रिक्वायर्ड फॉर क्लीवेज, जो जायगोट बना है उसमें क्लीवेज होने के लिए मेल के तरफ से सेंट्रियोल का जाना जरूरी है, और वो मेल की तरफ से जो सेंट्रियोल जाता है वो कौन सा सेंट्रियोल है, प्रोक्सिमल है, डिस्टल नहीं। करा द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पर्मेटिड गॉट अरेंज इन द मिडिल पार्ट ऑफ द स्पर्म अराउंड द एक्सियल फिलामेंट। जो सेल्स है, तो सेल है तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, स्पर्म सेल है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो न्यूक्लियस तो हेड रीजन में अपने आप को अरेंज करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट के साथ मिडिल रीजन में अपने आप को अरेंज करता है। तो मिडिल पीस क्या कंटेन करता है, स्पर्म का, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट कैसा होता है, या स्पायरली होता है, अभी देखेंगे बना करके तो फिर पता चलेगा। तो स्पायरल माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या बोले थे अभी, नेबेन कर्ण बोले थे। ये देखिए आपके एनसीईआरटी से ये डायग्राम है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ये स्पर्म का हेड जो इस तरह का स्ट्रक्चर कंटेन किया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारा एंजाइम्स है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके एक्रोजोम बोलते हैं, ये जो बाहर निकला हुआ है। आप एक डायग्राम इस तरह से रफ डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरह का बनाते हैं। ये स्पर्म का ये एक्रोजोम है, ये स्पर्म हेड है, इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस, ठीक, ये न्यूक्लियस, ये
इसे समझने के लिए एक सिंपल सा रफ डायग्राम बनाएं। ठीक, यहाँ पर प्रोक्सिमल और इसके अंदर ये देखिए इस तरह का, ठीक, ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये टेल, ठीक, इसके अंदर एक्सियल फिलामेंट है, ये एक्सियल फिलामेंट, टेल कंटेन किया हुआ है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का सोर्स है और यहाँ पर चूँकि स्पाइरली अरेंज है, ये इस तरह केस है। यहाँ को देखिए ये हम अलग कर दिए, ठीक है, ये मिडिल पीस, और ये देखिए इस तरह से बना रहे हैं, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसे बनाते हैं। ठीक, और इसको जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए। इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हेड रीजन क्या कंटेंट किया हुआ, न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना है। और ये डायग्राम जरूर याद रखेंगे। और ये नेक रीजन, ठीक, नेक रीजन जो सेंट्रियोल कंटेनिंग पार्ट होता है। तो स्पर्म का 3 पार्ट है ना, स्पर्म का 3 पार्ट है। मैं ये जो रफ़ किया हूँ उसको मैं हटा देता हूँ। ओह, चलिए रहने दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स, देख चुके हैं, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मतलब इमिशन, याद है? चलिए, हाँ ये देखिए, ये सर्टोली सेल्स है, ये जो दिखाए हैं ये क्या है, ये सर्टोली सेल है अपन, ये सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स है ये। ठीक है, और ये देखिए कैसे इसके हेड से स्पर्म, जो न्यूली फॉर्म्ड स्पर्म है वो इमिडेट किया। ठीक है, और यहाँ से एनर्जी लेता है वो, और फिर जो है वो यहाँ से माइग्रेट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर। प्रोसेस क्या था, स्पर्मिएशन। और इस स्लाइड को देखने से पहले ये 2 स्लाइड देख लीजिए। करा स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ पुबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ पुबर्टी। ये पुबर्टी एज अटेन करता है, उस समय क्या होता है, तो ह्यूमन बीइंग के मेल से में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट होता है आफ्टर गेनिंग द पुबर्टी एज। ओके, वो वहाँ से कौन सा 2 हार्मोन निकलता है, तो उसका नाम है GnRH बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन 2 तरह का है, FSH बोलते हैं और LH बोलते हैं। ठीक, वो देखेंगे हम लोग। आप यदि रिकॉल कीजिए तो ये क्या है, GnRH कहाँ से रिलीज हुआ है, हाइपोथैलेमस से, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, GnRH का रिलीजिंग होता है आफ्टर गेटिंग द पुबर्टी। ठीक, ये 2 हार्मोन्स जो है काफ़ी काम का चीज़ है। देखिए क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस क्या रिलीज किया, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, याद रखिएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन लिख दें, गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, याद रखना। वो काम कहाँ करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी पर, पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग के ब्रेन के बेसल पार्ट पर है। वो कहाँ काम कर रहा है, एंटेरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड का 3 पोर्शन, आपके एनसीईआरटी में 2 पार्ट है, एंटेरियर
और पोस्टेरियर। तो एंटेरियर रीजन पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, एंटेरियर रीजन पे GnRH काम करता है। तो दो हार्मोन निकलता है, एक FSH और दूसरा LH। FSH नॉर्मली जो है FSH हार्मोन के बारे में लोग जो है बोलते हैं क्या, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो फीमेल में काम करता होगा। ऐसा नहीं है, मेल में भी ये काम करता है। इसको मेल फीमेल से मतलब नहीं है। एंटेरियर पिट्यूटरी जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है, ये ग्लैंड है, वो तो दोनों में है, मेल फीमेल दोनों में है, तो ये अपना सेक्रेशन दोनों में रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ जो FSH हार्मोन है वो काम करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर। सर्टोली सेल्स क्या करता था, न्यूट्रिशन देने काम किया था ना सर्टोली सेल्स, और ये क्या किया, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। और एक केमिकल रिलीज किया था, उधर पढ़ चुके थे हम लोग, इनहेबिन। और ये इनहेबिन जो है निगेटिव फीडबैक करता है। अगर ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो गया FSH तो ये निगेटिव फीडबैक के द्वारा इसको अपने सेक्रेशंस को खुद ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो FSH का काम क्या है मेल में, स्पर्मेटोजेनेसिस का। फीमेल में काम थोड़ा अलग है, वहाँ होता है फॉलिकुलर सेल्स का डेवलपमेंट कराने का। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स होता है उसके ओवरी के अंदर। दूसरा काम क्या है, दूसरा हार्मोन्स क्या निकला है यहाँ से एंटेरियर पिट्यूटरी से, बहुत सारा हार्मोन्स है, उसमें से दो हार्मोन्स यहाँ पर जो काम का है वो देखिए, LH, ये FSH और ये LH। LH क्या काम करता है, लाइडिंग सेल्स के ऊपर काम करता है। लाइडिंग सेल्स याद कीजिए कहाँ था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर था कि बाहर था, बाहर था। इंटरस्टिशियल सेल्स को बोले थे हम लोग लाइडिंग सेल्स। तो लाइडिंग सेल्स क्या हुआ, वो प्रोड्यूस किया हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजिन बोलते हैं उसको, और ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग लेता है। तो FSH और LH ये दोनों मिलकर के मेल में क्या किया, कंट्रोल, स्पर्मेटोजेनेसिस के काम को कंट्रोल किया। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा तो ये एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम करेगा, फिर से वो निगेटिव फीडबैक के ऊपर जाएगा। और ये निगेटिव फीडबैक जो है इधर थैलामस के ऊपर, हाइपोथैलामस के ऊपर भी करता है और एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर भी करता है। लेकिन ये इनहेबिन का निगेटिव फीडबैक ओनली एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर होता है। ये दो अलग अलग तरीके से निगेटिव फीडबैक का काम करता है। निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या हुआ, खुद का सेक्रेशंस जिम्मेदार होता है वो अपने सेक्रेशंस को कम करने के लिए। ओके, चलिए, करा द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH then act at the anterior pituitary gland and stimulate the secretion of 2 gonadotropin। ओके, ये क्या है, ल्यूटिनाइजिंग LH बोले थे अभी, और दूसरा क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH एक्ट्स एट द लाइडिंग सेल्स। LH कहाँ करता है काम, लाइडिंग सेल्स के ऊपर, और लाइडिंग सेल्स को टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराने के लिए प्रोवोक करता है। ओके, एंड्रोजन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन को। और ये FSH किसके ऊपर काम करता है, सर्टोली सेल्स के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड्रोजन इंटर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा देखिए ये FSH acts on the Sertoli cell and stimulate the secretion of some factor which help in the process called spermiogenesis। ओके, ध्यान रखना है। कह रहा है कि ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, हम लोग उधर देख चुके हैं, बस थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, थ्योरी में क्या क्या है। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, काफ़ी छोटा स्ट्रक्चर है, कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, हेड है, नेक है और मिडिल पीस है एंड टेल है। ठीक है, इवन 4 पार्ट कर सकते हैं हम लोग। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, करा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो स्ट्रक्चर है उसके चारों साइड क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो कवर्ड है। स्पर्म हेड कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। करा द एंटेरियर पोर्शन ऑफ द हेड क्या कंटेंट किया हुआ, विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोजोम। ठीक है, हेड के आगे से, एंटेरियर मतलब आगे वाला पोर्शन से क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड एक्रोजोम। ये था ना अभी, ये ऐसे था हेड, तो ये इसके ऊपर ये
ये एक्रोजोम, ठीक, ये स्पर्म हेड है तो ये एक्रोजोम। करा द एक्रोजोम इज फील्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, अभी देख चुके हैं हम लोग। चलिए, करा मिडिल पीस प्रोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, मिडिल पीस के अंदर तो क्या है, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप साइज कैसा है, तो स्पायरली अरेंज्ड है, और स्पायरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया के लिए टर्म हम लोग देखे थे नेवेनकर्ड। ओके, तो मिडिल पीस में क्या है, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये क्या काम करता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, और स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। ये जो फ्लैजिला है उसमें मोमेंट कैसे आएगा, तो ड्यू टू एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से, तो हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, एनर्जी देने का काम करता है, तो उसी के हेल्प से ये मोमेंट करता है, और ये स्पर्म मोटिलिटी के लिए जिम्मेदार है, और जब तक स्पर्म मोटिलिटी नहीं आएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, करा द ह्यूमन मेल इजाकुलेट, अभी पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे, पर इजाकुलेशन ह्यूमन मेल जो नॉर्मल मेल है वहाँ से 200 से लेकर के 300 मिलियंस स्पर्म का इमिशन होता है सीमेन के थ्रू। उसमें से 60% के बारे में बताए थे क्या, कि वो नॉर्मल शेप साइज का होना चाहिए, नंगड़ा लूल्हा नहीं होना चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, पैरालाइज नहीं होना चाहिए। तो 60% ऑफ 200 to 300 मिलियन स्पर्म शुड बी नॉर्मल शेप एंड साइज। ऑफ दिस 60% मिनिमम ऑफ 40% क्या होना चाहिए, विगरस मोटिलिटी शो करना चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो मेल जो है का स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज करने का कैपेबल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो मेल क्या होगा, स्ट्राइल नेचर का होगा। ठीक, कह रहा है देखिए, इजाकुलेट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वाइटस, क्वाइटस मतलब सेक्सुअल एक्ट को बोलते हैं। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% होना चाहिए, मस्ट हैव नॉर्मल शेप साइज, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम, ये 60% का 40%, ये माजरा क्या है देखिए, ये 200 to 300 है, तो इसको एवरेज मान लेते हैं हम, मान लेते हैं 250 मिलियन। ठीक है, मिलियन है, इतना मिलियन स्पर्म है। इस स्पर्म का 60% मतलब क्या हो गया, आप देख लीजिए, ऐसे 60% ऐसे निकालते हैं हम लोग, ये किए, मतलब क्या हो गया, 150 मिलियन क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप साइज का होना चाहिए। इस 150 का 40% मतलब क्या हो गया देखिए, तो इसको फिर 100 कीजिए, ये हुआ, मतलब क्या है, ये 60 मिलियन स्पर्म क्या होना चाहिए, विगरस मोटिलिटी शो करना चाहिए, विगरस मोटिलिटी शो करने वाला होना चाहिए। ओके, तो जितना भी स्पर्म है लगभग 250 का आसपास, 250 एवरेज ले लिए हैं, 250 मिलियन स्पर्म में से लगभग 60 मिलियन स्पर्म क्या होना चाहिए, विगरस मोटिलिटी शो करने वाला होना चाहिए। तब जा कर के क्या होगा, वो मेल का स्पर्म फर्टिलिटी मेंटेन करेगा, वो मेल का स्पर्म फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेल स्ट्राइल होगा, या वो उनका स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकता। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में हम लोग देख चुके थे, रेटी टेस्टिस था, ये भाषा एफरेंसिया था, एपिडिडाइमिस था, भाषा डिफरेंसिया था, तो उधर चला जाएगा। द सेक्रेशन बाय एपिडिडाइमिस, याद रखिए, भास डिफरेंस, सेमिनल वेजिकल्स एंड पोस्ट्रेट आर एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है भाई, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्म बना है उसमें मोटिलिटी नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी लेस है वो, उसमें मोटिलिटी आता है, थोड़ा बहुत होता है वहाँ पर, लेकिन फाइनली जो मैचुरेशन और मोटिलिटी का काम होता है जब वो एसेसरी डक्ट के अंदर जाता है स्पर्म, खास करके एपिडिडाइमिस के अंदर। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, करा द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन।
मेल एसेसरी डक्ट जो है हम लोग पढ़ चुके हैं उधर, ये सब का फंक्शंस जो एंड्रोजन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, वो मेंटेन करता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस सीखा। ठीक है, आप इसको लेक्चर को ध्यान से बार बार देखेंगे, एक या दो बार, फिर इस पर क्वेश्चन आप बनाएंगे जहाँ भी जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, फिर हमारा टेस्ट देंगे। एनसीईआरटी पढ़ें, ये लेक्चर देखें, आप अपना क्वेश्चंस बनाएं, फिर आकर के हमारा टेस्ट दें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तभी हमने इधर मेल के बारे में पढ़ा, उनका स्ट्रक्चर देखा, फिर उसमें जो प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस का वो यहाँ हमने देख लिया। एनसीईआरटी थोड़ा सा इधर पहले थोड़ा सा आ गए, अब देखेंगे फीमेल, फिर oogenesis पढ़ लेंगे, फिर आगे फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो भी है अपना लेक्चर आगे बढ़ेगी। ओके, ख्याल रखिएगा अपना, बाय।